बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रूस यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी को शामिल होना है और बड़ी जानकारी है कि पीएम मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं। और अपनी रूस यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स समिट में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, ये पीएम मोदी ने कहा। साथ ही दुनिया के विकास पर बात होगी। भारत रूस का रिश्ता और मजबूत होगा और साथ ही ब्रिक्स के अन्य नेताओं से मुलाकात का इंतजार है। पीएम मोदी ने यह बात कही है अपनी यात्रा को लेकर। रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से 24 अक्टूबर तक चलेगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया की 45% आबादी को समेटे है। विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का योगदान 26% है। वहीं वैश्विक व्यापार में इसकी भागीदारी 40% है। रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। चीन और ईरान के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाएं हैं। ब्रिक्स के एजेंडे में जो शामिल हैं, उनमें डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए पेमेंट सिस्टम, अनाज के ट्रेडिंग एक्सचेंज का निर्माण, ब्रिक्स के साझेदार देशों के लिए फ्रेमवर्क शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री जुलाई में रूस के दौरे पर गए थे। अगस्त में यूक्रेन का दौरा किया था। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में हो रहा है, जिसकी थीम वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की रास्ता भारत हमेशा उसको प्रमोट कर रहा है। और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाविकास अघाड़ी में कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर आज सहमति बन सकती है। महाविकास अघाड़ी के अलग अलग दलों के नेताओं के बीच में आज सीटों के बंटवारे पर बड़ी बैठक होने वाली है। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महाविकास अघाड़ी में तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में गठबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहब थोराट आज दोपहर 3 बजे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलेंगे। शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और अनिल देसाई शरद पवार से मिल चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र में 23 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में 63 नाम तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सकोली से नाना पटोले, कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान, संगमनेर से बाला साहब थोराट को टिकट मिल सकता है। ब्रह्मपुरी से विजय वडेट्टीवार, नागपुर वेस्ट से नितिन राउत और लातूर सिटी से अमित देशमुख का टिकट पक्का माना जा रहा है। कांग्रेस ने अब तक महाराष्ट्र की 96 सीटों पर स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। पार्टी को महाविकास अघाड़ी में करीब 110 सीटें मिलने की उम्मीद है। और बात देखिए दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में लगातार सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया और इसीलिए अब ग्रेड 2 राजधानी में लागू कर दिया गया है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेड 2 आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सुबह 8 बजे से लागू हो चुका है। ग्रेड 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग गई है। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। आरडब्ल्यूए अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ग्रेड का ग्रेड लागू कर दिया जाता है। दिल्ली और एनसीआर में जब एक्यूआई लेवल 201 से 300 के बीच चला जाता है तो ग्रेड का पहला चरण लागू किया जाता है। एक्यूआई जब 301 से 400 के बीच होता है तो ग्रेड का दूसरा चरण लागू हो जाता है। अगर एक्यूआई लेवल 400 से 500 के बीच चला जाता है तो ग्रेड का तीसरा चरण लागू कर दिया जाता है और 500 से ज्यादा एक्यूआई होने पर ग्रेड का चौथा चरण लागू कर दिया जाता है। 21 अक्टूबर को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव अब 804 रुपए से बढ़कर 78,241 रुपए पर पहुंच गया है। इससे एक दिन पहले इसकी जो कीमत थी वो 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। और चांदी की कीमत में 4,771 रुपए की तेजी देखी जा रही है। ये 97,254 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। इससे एक दिन पहले चांदी 92,283 रुपए पर थी। इससे पहले चांदी ने 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 94,280 रुपए प्रति किलो का हाई बनाया था।
स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई और एनएसई पर 1 नवंबर को शाम ठीक 6 बजे से शाम के 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन शाम के 5:45 से 6 बजे तक होगा। आरबीआई ने टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्टिंग से छूट देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि टाटा सन्स को अब सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ेगा। इस खबर के बाद टाटा केमिकल्स के शेयरों में 14% तक की तेजी देखने को मिली है। सोलर एनर्जी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी वॉरी एनर्जीज के आईपीओ को पहले ही दिन धमाकेदार रिस्पांस मिला। पहले दिन इसे तकरीबन 3.5 गुना सब्सक्राइब किया गया। बीएसई और एनएसई पर शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को संभव है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। दिल्ली में आज की सुबह आपको बताएं कि धुंधली रही, सफेद धुंध की चादर चारों ओर दिखाई दी। बढ़ते पोल्यूशन का स्तर साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें सुबह सुबह की हैं। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। तो दिल्ली में कई जगह AQI 300 के पार है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है। साल का फिर वो वक्त आ गया है जब दिल्ली धुंधली नजर आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस मौसम की जब दिल्ली में प्रदूषण अपने सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर होता है। ये सर्दी शुरू होने से पहले जो वक्त होता है अक्टूबर नवंबर, इस मौसम में और इन दिनों में, इन महीनों में दिल्ली सबसे ज्यादा धुंधली नजर आती है। और कुछ यही तस्वीर आज सुबह भी देखी जा रही है। आज मंगलवार का दिन है और सुबह सवेरे जब इंडिया गेट पर हम पहुंचे तो जिन रास्तों से निकलकर, जिन रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे, हर रास्ते पर धुंध नज़र आ रही थी। तो अंदाज़ा हो रहा था कि आखिर आज जो है कितना ज़्यादा AQI बढ़ा हुआ है, कितना ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा हुआ है। इस वक्त मेरे पीछे आप इंडिया गेट देख रहे हैं। बड़ी करके इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए कि जहाँ इंडिया गेट पर आया जाता था, लोग आते थे, तो वहाँ इंडिया गेट बहुत खूबसूरत, बहुत साफ, बहुत क्लियर नज़र आता था। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये तस्वीर धुंधली पड़ गई है। और उसके बाद अब हम आपको अगर पैन करके कैमरे से इंडिया गेट के दूसरी ओर जहां राष्ट्रपति भवन है, यहां से खड़े होकर आप एक तरफ इंडिया गेट देख सकते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं। तो कैमरा पैन करके धीरे धीरे इस कर्तव्य पथ से हम राष्ट्रपति भवन की तस्वीर दिखाने की यहां से कोशिश कर रहे हैं। अमूमन बाकी दिनों में जब हम यहां से कैमरा पैन करके दिखाते हैं तो राष्ट्रपति भवन नजर आता है। लेकिन इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण का, धुंध का, सफेद चादर का हाल कुछ ऐसा है कि इस वक्त दूर का बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस मौसम में फॉग भी होता है, सुबह सुबह धुंध होती है मौसम बदलने की वजह से। लेकिन दिल्ली में ये सिर्फ फॉग नहीं, ये स्मॉग है। ये वो स्मॉग है जो प्रदूषण के कारण बनता है। ये धूल के वो कण होते हैं, ये वो पराली का असर होता है, ये वो गाड़ियों का धुआं होता है, ये वो कंस्ट्रक्शन साइट्स की धुंध होती है जो इस मौसम में हवा की रफ्तार कम होने से एक गैस चैम्बर वाली स्थिति जो है दिल्ली में बन जाती है, NCR में बन जाती है। और हर साल यही तकलीफ दिल्ली वालों को उठानी पड़ती है। बुलंदशहर में सिलेंडर फटने से ढहा मकान, मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत की खबर। मरने वाले सभी एक ही परिवार के। बुलंदशहर में सिलेंडर ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। उम्मीदवारों में से 4 मंत्रियों को टिकट, वहीं कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता, महगामा से दीपिका पांडे, वहीं जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में JMM 41, कांग्रेस 29 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। RJD 6, लेफ्ट 4 और अन्य को मिल सकती है 1 सीट। कांग्रेस CEC की बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अहमद गुलाम मीर ने कहा है तकरीबन 70% सीटों पर चर्चा की गई है। कुछ सीटों पर दोबारा मंथन की बात हो रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही आज से नामांकन भी हो जाएगा। दूसरे चरण में झारखंड की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय सूचना समिति की बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड की सीटों पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र की 63 और झारखंड की 21 सीटों पर उम्मीदवार तय हुए।
महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर के चुनाव को लेकर के एमवीए में हलचल तेज है। संजय राउत और अनिल देसाई की शरद पवार से मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा कि महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की सूची 25 अक्टूबर या फिर उसके बाद आएगी। गठबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट आज करेंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात। शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है, शिवसेना यूबीटी के साथ 15 सीटों पर मतभेद। आज होने वाली बैठक के बाद हो सकता है विवाद। सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास अघाड़ी में मतभेद है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और अनिल देसाई शरद पवार से मिलने पहुंचे। वाईबी चौहान सेंटर में हुई है शरद पवार से मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बीजेपी कर रही है गड़बड़ी। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर महाविकास अघाड़ी के वोट को कम कर रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी आज अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर। यूपी में 9 सीटों पर भी होना है उपचुनाव। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकती है। महोबा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा उपचुनाव। हम दोनों का लक्ष्य बीजेपी को हराना और जंगल राज को खत्म करना होगा। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। त्रिभुवन पटेल की जयंती पर किसान कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी की बैठक होगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 सांसद बिल पर अपना पक्ष और सुझाव दोनों ही देंगे। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में विकास परिषद बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। शाम के 5 बजे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी हो सकती है मुलाकात। सीएम योगी की शाम 6 बजे परखम गौशाला पहुंचकर बातचीत भी संभव। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की। गुस्साए लोगों ने तोड़ी कुर्सियां। मारपीट पर स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, किसी को नहीं जनता मगर साथियों ने 24 नाम लिए हैं। देश भर में जल प्रबंधन संरक्षण उत्कृष्ट योगदान को मिलेगा पुरस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू आज 2023 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार देंगे। केजरीवाल के पूर्व बंगले में लगाए गए महंगे सामान को लेकर के बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता इसमें शरीक होंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचा एनआईए। आतंकी घटना को लेकर के की जा रही है जांच। सुरंग निर्माण से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ था। आतंकी हमले में जख्मी लोगों से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अस्पताल जाकर जाना हालचाल। आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, हमलावर ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं। हम जम्मू कश्मीर का विकास रुकने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकवाद का समूल नाशी हमारा मकसद होगा। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत। सुरक्षा बल किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुन कर होगा सबका हिसाब। इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने। कहा, आतंकी को अब छोड़ा नहीं जाएगा। सब जेल जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे आतंकी। देश में अंतिम सांस ले रहे हैं आतंकवादी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान आया सामने। बोले, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत कैसे होगी? कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। निर्दोष हत्याओं के खिलाफ कुलगाम के घंटा घर में निकाला गया कैंडल मार्च। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने दर्ज कराया अपना विरोध। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने किया है सीसीटीवी को खंगाला है। एक संदिग्ध की इसमें तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी शनिवार रात का है। एक शख्स ब्लास्ट स्पॉट की तरफ जाता नजर आ रहा है। इसके हाथ में नजर आ रहा है सफेद रंग का बैग। एजेंसी पूरे मामले में नक्सलाय खालिस्तान बड़ी आतंकी साजिश के एंगल से जांच कर रही है। धमाके की जांच के लिए सोमवार शाम एसएफएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची।
दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। त्योहारों के मद्देनजर बाजारों की सुरक्षा बढ़ी है। साउथ वेस्ट दिल्ली के बाजार में अब पुलिस गश्त लगा रही है। यमुना में फैली गंदगी को लेकर के दिल्ली के एलजेवी के सक्सेना ने एक्स पर लिखा है, यमुना का ये हाल दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता, इसे दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है? एलजेवी के सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि यमुना की इस हालत के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार है। पंजाब पुलिस ने धान की पराली जलाने वाले किसानों पर कार्यवाही की। अब तक 874 एफआईआर दर्ज हुए हैं। पराली जलाने के 1393 मामले दर्ज किए गए। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जूनियर डॉक्टर्स की कल सेक्रेटरिएट में बातचीत हुई। बैठक के बाद डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल तो वापस ले लिया, लेकिन कह रहे हैं कि आश्वासन में अभी भी सकारात्मकता नहीं है। दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर, 300 के पार एक्यूआई लेवल है। ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। निजी वाहनों को कम करने के लिए कहा गया है। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान की आशंका है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में 25 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी। मछुआरों को समंदर तट से दूर रहने को कहा गया है। छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू को फोन पर धमकी दी गई। पाकिस्तान से आई धमकी भरी कॉल, पुलिस में शिकायत। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत में 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। मुंबई कोर्ट में पेशी के बाद 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत में उनको भेजा गया। 25 अक्टूबर तक इनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। पंजाब में मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश लक्की पटियाल गैंग तो वहीं बाकी 3 बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़े।